जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका इस लेक्चर में, जो कि है मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर, जिसमें कि हम कंप्लीट कर रहे हैं यूरोपीय कंपनियों का आगमन। भारत में जिस तरीके से यूरोपीय कंपनी आई, ये टॉपिक हम इसमें देख रहे हैं, जिसमें कि लगातार ये सेकंड लेक्चर है, जिसमें कि मैं आपको आज का जो टॉपिक है वो है पोर्चुगीज के आने के बाद में जो दूसरी कंपनी आई थी, वो आई थी डच कंपनी। जो कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में यहाँ छोड़ा था, वहीं से हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें हम डचों को, डच कंपनी भारत में कैसे आई, उसका आगमन कैसे हुआ, उसकी गतिविधियां क्या थी, ये सारी एक्टिविटीज पर आज हम इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें कि हिस्ट्री का सिलेबस जिस एग्जाम में आता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो या फिर अन्य एग्जाम, उन सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपने नोट पैड लेके बैठे हैं और साथ में अपने शॉर्ट नोट्स भी बनाते रहें। और साथ ही साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेंगे, यहाँ से कि आप शॉर्ट नोट्स बाद में भी बना सकते हैं, और वीडियो को भी लगातार आप ऑफलाइन मोड में भी इसको देख पाएंगे, और यहाँ पे लगातार आप वीडियोस बनाकर भी अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है डच पर, यानी कि डच कंपनी भारत में कब आई और उनकी एक्टिविटीज कैसी रही, उस पर हम पूरा कंप्लीट ये लेक्चर कंप्लीट पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पर डचेस थे। डचेस, डच डच कंपनी, यानी कि अगर हम बात करें डचों की, तो भारत में व्यापारियों के रूप में आने वाले अगर सेकंड कोई कंपनी थी, तो वो थी डच कंपनी, जो कि पुर्तगालियों के बाद में इनका भारत में आगमन हुआ था। जिनको कि हॉलैंड के वासी कहा जाता है, यानी कि ये हॉलैंड के निवासी थे। और वर्तमान में इसका नाम, अगर करेंटली इसका नाम देखा जाए, तो वो है नीदरलैंड, यानी कि इसका नाम बदल गया है। 2019 में इसका नाम बदलकर, जो कि हॉलैंड था, हॉलैंड से इसका नाम बदलकर नीदरलैंड कर दिया गया है। अगर हम बात करें इसकी प्राचीन की, तो जब कुंतुस्तुनिया के पतन के बाद, यानी कि जब कुंतुस्तुनिया और एशिया माइनर पर जब तुर्की एम्पायर का, जो उस्मानिया एम्पायर है, उसका कब्जा हो गया था, तो उस समय की बात है। उस समय हॉलैंड की जो राजधानी थी वो थी एम्स्टर्डम। तो एम्स्टर्डम जो कि यूरोप का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र के रूप में ये बनने लगा था, जब कुंतुस्तुनिया का पतन हुआ। और कुंतुस्तुनिया और एशिया माइनर, जहाँ पे की मंडियां हुआ करती थी व्यापारिक, उससे आगे चलकर हॉलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम को, जो कि यूरोप का एक व्यापारिक केंद्र के रूप में ये आगे बढ़ने लगा था। तो ये बात है उस समय की, जब उस्मानिया सल्तनत पर ने इस पूरे के पूरे जो थल मार्ग है, इसको रोक दिया था। कब? 1453 की बात। धीमे धीमे जाकर हॉलैंड की राजधानी यहाँ पर एक व्यापारिक केंद्र के रूप में आगे बढ़ी। तो 1596 में टी हाउटमैन ने केप ऑफ गुड होप होते हुए ये सुमात्रा और बांटेन तक पहुंचने वाला ये प्रथम नागरिक बन गया। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए, तो ये डचेस का यहाँ पर आपको पूरा एक फिगर दिख रहा है, जो कि एम्स्टर्डम, जो कि डच यानी कि हॉलैंड की राजधानी थी, वहां से जाने वाला जो पहला नागरिक था, जो कि 1596 में 1596 में टी हाउटमैन नाम का एक नागरिक, जो कि केप ऑफ गुड होप, यानी कि अफ्रीका, यहाँ से कि पुर्तगाली आए थे, वहीं से ये आता हुआ सीधे केप ऑफ गुड होप आया। और वहां से ये सुमात्रा होते हुए, सुमात्रा और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का जो बाटेन क्षेत्र है, वहां अब तक ये पहुंचा। अगर बात करें, तो इसका जो रास्ता था वो ये क्षेत्र था, और यहाँ से ये जाता हुआ ये सीधे का सीधा सुमात्रा और बाटेन में पहुंचने वाला पहला डच नागरिक बन गया था। कौन था? डी हाउटमैन। डी हाउटमैन, जो कि साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए सुमात्रा और बाटेन पहुंचने वाला पहला नागरिक बना था। उसके बाद में अगर बात करें, तो भारत में जो कदम रखे थे, वो दक्षिण पूर्व एशिया में सुमात्रा, इंडोनेशिया पहुंचने के बाद में ये भारत आए थे। यानी कि सबसे पहले ये सुमात्रा और इंडोनेशिया पहले ही पहुंच गए थे, और वहां से फिर ये वापस, मतलब भारत में आने में ये बाद में आए थे। पहले इन्होंने वहीं से मसाला व्यापार
इन्होंने शुरू कर दिया था। अगर भारत आने का इनका पर्पस था, वो पर्पस था वस्त्र व्यापार का, वस्त्र व्यापार के लिए आए थे। तो 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की ये शुरुआत करते हैं, जिसको कि बेरिंग दे ओस्टे इंडीज कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डच, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं हॉलैंड और नीदरलैंड के निवासी थे, और अक्टूबर 2019 में हॉलैंड का नाम बदलकर नीदरलैंड कर दिया गया, ये आपको याद रखना है। तो 1596 में यहाँ पर डी हाउटमैन, कॉर्नेलियस डी हाउटमैन, जो कि भारत आने वाला पहला डच नागरिक बना था, उसी समय जब ये सुमात्रा और बाटेन पहुंचा, उसी समय ये 1596 में ये भारत भी आया था। भारत आया तो भारत आने का इसका प्रमुख पर्पज जो था वो यहाँ पर वस्त्र उद्योग के लिए आया था, वस्त्र व्यापार के लिए आने वाले ये डचेस थे। और मसाला व्यापार ये पहले से ही दक्षिण पूर्व एशिया के सुमात्रा और इंडोनेशिया से कर रहे थे, वहां से ये मसाला व्यापार पहले से ही कर रहे थे, लेकिन वस्त्रों के लिए ये भारत आए थे। आगे देखते हैं ये कैसे आए थे। तो 1602 में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक गवर्नमेंट की कंपनी थी, ये मान के चले कि गवर्नमेंट के द्वारा, वहां के संसद के द्वारा एक चार्टर जारी करके कंपनी को ये परमिशन दी थी, जिसमें कि परमिशन में उनको शामिल था कि आप इस चार्टर के द्वारा आपको ये परमिशन दी जाती है कि आपको युद्ध करने की परमिशन दी जाती है, आप संधि कर सकते हैं दक्षिण पूर्वी एशिया में व्यापार करने के लिए, तो आप युद्ध कर सकते हैं, आप संधि कर सकते हैं, आप इलाकों को जीतना तथा किले बनाने का अधिकार डच सांसद ने इस कंपनी को दिया था एक चार्टर के जरिए। यानी कि दक्षिण पूर्वी एशिया में जाकर आपको यह अधिकार मिलता है कि आप वहां पर चाहें तो आपको यह अधिकार है कि आप इस कंपनी के थ्रू युद्ध करें, संधि करें, इलाके को जीते भी और किले बनाने का अधिकार भी उस चार्टर के जरिए डच सांसद ने इनको दे दिया था। जो कि कंपनी कौन सी कंपनी थी? बेरिंग दे ओस्टे इंडीज कंपनी, जिसको कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एक संयुक्त उपक्रम था, यानी कि एक ज्वाइंट वेंचर था। ज्वाइंट वेंचर यानी कि ये आगे चलकर जो डिफरेंट बहुत सारी डच कंपनियां थी उन सबको मिलाकर एक बड़ी कंपनी बनाई गई थी, जिसको कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है, जो कि एक विशाल व्यापारिक कंपनी के रूप में स्थापित हुई थी। बाद में जाकर छोटी छोटी जो कंपनी थी उन सभी कंपनियों को एक साथ करके एक ज्वाइंट वेंचर यहाँ पर बना दिया। इसका भारत से पहले जो इसका पूर्वी मुख्यालय था, जो कि मैं बता चुका हूं पहले से ये बटाविया इंडोनेशिया में स्थापित होता वो हो चुका था, यहाँ पे कि ये मसाला व्यापार पहले से ही कर रहे थे। क्लियर हो गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सांसद के द्वारा, यानी कि जो चार्टर जारी किया गया था, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, एक ये डच की सरकारी उपनिवेश था, सरकारी कंपनी थी, यानी कि सरकार के द्वारा भेजी गई ये कंपनी थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को शुरुआत में डच सरकार ने इसको व्यापार करने के लिए कुछ पूंजी दी थी। जो पूंजी क्या थी? 6,50,000 गिल्ड। ये गिल्ड वहां की करेंसी थी उस समय की। तो 6,50,000 गिल्ड इनको व्यापार करने के लिए दी थी, जो कि भारत में शीघ्र ही इन्होंने इस पूंजी से व्यापार यहाँ पर शुरू किया। और यहाँ पर जो मसाला व्यापार है, धीमे धीमे करके मसाला व्यापार पर इनका एक अधिकार, यानी कि एक प्रकार से पूरे तरीके से यहाँ पर एक अधिकार प्राप्त कर लिया था। यानी कि जो अन्य कंपनी है उनको पीछे छोड़ते हुए ये सबसे आगे निकल गई थी, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर जो पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों को भी इन्होंने एक समय पे आकर उनको हरा दिया, और उसके बाद में ये उस पूरे के पूरे मसाला व्यापार के एक अधिकार क्षेत्र में इन्होंने अपनी कंपनी को आगे बढ़ा लिया। शुरू में ही ये इंडोनेशिया तक केंद्रित थे, क्योंकि इंडोनेशिया में ये अपना व्यापार करते थे, तथा वहां से ये जो व्यापार करते थे वो थे मसालों का व्यापार। जब ये भारत से इनका संपर्क हुआ था, तब इन्होंने व्यापार में अपने सूती वस्त्र के व्यापार को भी शामिल किया। यानी कि पहले से ही ये मसाला व्यापार से इंडोनेशिया और सुमात्रा से जुड़े हुए थे। जब ये भारत आए तो भारत में इन्होंने सूती वस्त्र के व्यापार को शामिल किया, और यहाँ पर कि इनको सूती वस्त्र के व्यापार से
अत्यधिक फायदा मिला, यानी कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट यहाँ से इन्होंने वस्त्र व्यापार से लिया। पहले से ही यहाँ पर पुर्तगाली कंपनी यहाँ पर सर्वोच्चता पर थी, जो कि यहाँ पर पहले से व्यापार कर रही थी। तो इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, पुर्तगालियों की एशिया में जो एक प्रकार से सर्वोच्चता थी, यहाँ पर वो पहले से ही बिजनेस कर रहे थे और पूरे एशिया में ट्रेडर के रूप में लीड कर रहे थे, उसको तोड़ने के लिए इन्होंने पूरे प्रयास किए और उस प्रयास में ये सफल भी हुए थे। यानी कि डच व्यापारियों ने क्या किया, पहले तो पुर्तगाली जितने भी जहाज थे, क्योंकि इनका पुर्तगालियों का पहले से ही जो अरब सागर और हिंद महासागर पर पूरा का पूरा कब्जा था और यहाँ पर ये अपने जहाजों के द्वारा ट्रेड किया करते थे, जो कि वहां से ये हारमुज और मलक्का की मंडियों तक अपना सामान, अपना जो व्यापार था वहां तक व्यापार, अपना जो मसाले हैं उनको वहां तक लेके जाते थे। तो उन सभी जहाजों पर इन्होंने क्या किया, हमले किए और बाद में इनके जो स्थान, जो उनके स्थलीय ठिकाने थे किसके, पुर्तगालियों के, ठीक है, उस पर भी डच कंपनियों के द्वारा यहाँ पर नाकाबंदी कर दी गई, जो कि पुर्तगाली व्यापार के लिए बहुत ही ज्यादा बाधित हो गई थी, जिससे कि पुर्तगाली जो थे वो व्यापार नहीं कर पा रहे थे। जो कि इनकी पहले से कंपनी कहाँ थी, गोवा में इनकी कंपनी थी पुर्तगालियों की, और मलक्का में जो कि यहाँ पर एक व्यापारी मंडी हुआ करती थी, वहां पर भी पुर्तगालियों का कब्जा हो गया था। तो उन सभी क्षेत्रों में डचों ने क्या किया था, नाकेबंदी कर दी, और जिससे कि पुर्तगालियों का जो व्यापार था वो बाधित हो गया, उनको बाधित कर दिया गया, वो वहां से ट्रेड नहीं कर पा रहे थे। तो ये सब कब हुआ, अगर हम इसकी बात करें तो ये सब हुआ था 1641 में, ठीक है ना। अभी हम आगे बताएंगे। यहाँ पर 1641 में डचों ने सबसे पहले मलक्का को जीता। मलक्का जो कि एक व्यापारिक मंडी थी, उस व्यापारिक मंडी को डचों ने पुर्तगालियों से जीत लिया। उसके बाद में 1658 में इन्होंने श्रीलंका को भी पुर्तगालियों से अपने हाथों में ले लिया था, यानी कि पुर्तगालियों को वहां से निकाल दिया था 1658 में। फिर बात आती है 1663 की, तो 1663 में कोचीन पर भी डचों का अधिकार हो गया था। तो इस तरीके से कोचीन में जो मोटा शासन था, वहां पे डच कंपनी को एक विशेष व्यापारिक सुविधा यहाँ पर प्राप्त हो गई थी 1663 के बाद, ठीक है। तो अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में इन्होंने शुरुआत जो की थी आगमन की, वो की थी 1605 में, यानी कि पहली जो व्यापारिक केंद्र की स्थापना होती है वो स्थापना होती है 1605 में। अगर हम बात करें जो वेरिंगडे मतलब कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शुरुआत होती है, जो स्थापना होती है, वो 1602 में कर लेते हैं। लेकिन 1602 के बाद में भारत में पहला केंद्र इन्होंने स्थापित किया था 1605 में, जो कि कहां पर, मसूलीपट्टनम यानी कि मछलीपट्टनम में इन्होंने पहला केंद्र स्थापित किया था, जो कि आंध्र प्रदेश का एक तटीय बंदरगाह था। और उस बंदरगाह में ये स्थापित करने वाले, पहला केंद्र स्थापित करने वाले ये थे, वो किया था 1605 में। ये आप नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अगली स्लाइड में, जिसमें कि आपको और क्लियर होगा। इसके बाद में इन्होंने अन्य क्षेत्रों में भी अपने अन्य मतलब के केंद्र स्थापित किए थे, जिसमें कि इन्होंने कन्नूर और जो पुड्डाकुड है, पुड्डाकुड और कन्नूर के बीच का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में क्या ना कि काली मिर्च का ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जिसपे कि इन्होंने अपना अधिकार कर लिया था। और 1605 में इन्होंने पहले कारखाने की स्थापना की थी, जो कि मछलीपट्टनम, क्योंकि ये जो क्षेत्र था मछलीपट्टनम का क्षेत्र, ये इसी क्षेत्र के अंदर अंतर्गत आता था। यहाँ पे की काली मिर्च का एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता था। तो वहीं पर इन्होंने सबसे पहले कारखाना की स्थापना की, यानी कि पहले से ही ये इंडोनेशिया और सुमात्रा में तो मसाला का व्यापार कर रहे थे, लेकिन धीमे धीमे अपने मसाले के व्यापार को यहाँ पे भी स्थापित करने में कामयाब हो गए थे। और काली मिर्च का व्यापार यहाँ भारत में भी इन्होंने शुरू कर दिया था। 1605 में मछलीपट्टनम में पहला डच कारखाना इनका स्थापित होता है, और डचों द्वारा यहाँ पर बहुत सारे अन्य कारखाने फिर बाद में और भी स्थापित तो होते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, जिसमें कि चिनसुरा, पुरानी चिनसुरा है, चिनसुरा, कासिम बाजार, बालासोर, मछलीपट्टनम जैसे मैं बता चुका हूँ, पुलिकेट है ना, नागापट्टनम, नागापट्टनम जो कि तमिलनाडु में है। इसी प्रकार से सूरत में, कोचीन केरल, और यहाँ पर दुर्गीकृत यानी कि एक प्रकार से किलेबंदी के रूप में यहाँ पर
कारखाने इन्होंने स्थापित किए थे। अगर हम बात करें 1610 में इन्होंने पुलिकेट में अपना कारखाना स्थापित किया। उसके बाद में 1616 में सूरत में इन्होंने अपना दूसरा कारखाना स्थापित किया। मछलीपट्टनम में भी एक और कारखाने की स्थापना होती है, जो कि था 1641 का, 1645 में कराईकल में, 1653 में चिंसुरा में और कोचीन में 1663 में एक कारखाना स्थापित होता है। इसी तरीके से कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नागापट्टनम में 1658 में इन्होंने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो यहां तक मेरे ख्याल से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। हम आगे चलते हैं। ये कारखाने थे इसके। अगर हम बात करें यहाँ पर जो इनका जो प्रमुख महत्व था, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, इनका इंपॉर्टेंस क्या था यहाँ पर डचों का आने का। डच पहले से ही मसाला व्यापार इंडोनेशिया और सुमात्रा से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर इनका प्रमुख जो महत्व था वो था वस्त्र व्यापार का। यानी कि भारत को वस्त्र व्यापार का केंद्र इन्होंने बनाया था, यानी कि यहाँ पर वस्त्रों का व्यापार करने के लिए आए थे। ठीक है, लेकिन इनका जो पतन हुआ, वो पतन होने का कारण जो था वो था 1759 का बेदरा का युद्ध, जो कि अंग्रेजों के साथ में हुआ। क्योंकि इसी बीच में 1608 में अंग्रेज भी भारत में व्यापार करने के लिए उतर गए थे, यहां पर आ गए थे। ठीक है, तो इसको भी हम समझेंगे कि ये युद्ध कैसे हुआ और इसके लिए परिस्थितियां कैसे यहाँ पर युद्ध तक आ गई थी। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं सूरत स्थित जो व्यापारिक क्षेत्र था, यानी कि जो डच व्यापार था, वो सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल था किनके लिए? डचों के लिए। क्योंकि वो जो एक क्षेत्र था वो इनकी यूरोप के रास्ते में सबसे करीबी पड़ता था। ठीक है ना, क्योंकि ये पश्चिम में था, तो पश्चिम में होने के कारण डच ईस्ट इंडिया कंपनी का सर्वाधिक लाभ अगर किसी एक केंद्र से प्राप्त होता था तो वो केंद्र था सूरत का। सूरत स्थित जो प्रमुख केंद्र था, वहां से डच ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता था। उसके बाद डचों ने पुलिकेट में भी अपना यहाँ पर एक केंद्र स्थापित किया था, जो कि मैं आपको बता चुका हूं यहाँ पर। और यहीं पर इन्होंने स्वर्ण से निर्मित, यानी कि सोने से निर्मित पेगुड़ा सिक्के का प्रचलन करवाया था। यानी कि यहां से इन्होंने जो सोने से बने हुए सिक्कों का प्रचलन डचों के द्वारा करवाया गया था, जिनको कि पेगोडा कहा गया है। और इसी के द्वारा जो डच यहाँ पर वर्कर हुआ करते थे, जो डच यहाँ पर सेनानी हुआ करते थे, उनको इससे सैलरी दी जाती थी। तो लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूह, यानी कि पूर्व में जो द्वीप समूह थे, जिसमें कि सुमात्रा, इंडोनेशिया और ये क्षेत्र थे, इन पर डचों का अधिकार रहा। लेकिन यहाँ पर अंग्रेजों ने भारत में इनका जो अधिकार था वो स्थापित नहीं होने दिया था। ये चाहते थे यहाँ पर भी अपना एक जो एकाधिकार है वो स्थापित हो पाए, जिस तरीके से सुमात्रा और इंडोनेशिया में इन्होंने अपना यहाँ पर अधिकार कर लिया था, जो कि पूर्वी द्वीप समूह थे। लेकिन अंग्रेज जब आए तो अंग्रेजों ने भारत पर इनका जो अधिकार था वो स्थापित नहीं होने दिया, क्योंकि इससे पहले डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर दिया था। और पुर्तगाली को पराजित होने के बाद में वही शक्ति का प्रयोग इन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध करना चाहा, लेकिन उस तरीके से लड़ाई में वो शक्ति इनकी काम नहीं आ पाई। शुरुआती दौर में अगर बात की जाए तो शुरुआती दौर में आरंभिक वर्षों में जब डच और अंग्रेज एक साथ आए थे, यानी कि अंग्रेजों का जब यहाँ पर आगमन हुआ था, तो अंग्रेज और डचों के जो संबंध थे, जो इनकी रिलेशनशिप थी, एक प्रकार से वो बहुत ही अच्छे थे। लेकिन बाद में जब इनकी व्यापारिक प्रतिबद्धता, यानी कि व्यापारिक प्रतिद्वंदता, एक कॉम्पिटिशन यहाँ पर जब बढ़ने लगा तो एक दूसरे के साथ में जो व्यापारिक प्रतिद्वंदता बढ़ने लगी, तो उस कारण से ये एक दूसरे के शत्रु बन गए थे। एक दूसरे को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। कहीं ना कहीं व्यापारिक तनाव एक दूसरे के साथ में यहाँ पर पैदा हो गए। तो आरंभ में डचों ने खुद कुछ हद तक, यानी कि कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला किया और अंग्रेजों से मुकाबले में यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ये ट्रेड करने में कामयाब हो पाए थे। लेकिन बाद में अंग्रेजों ने इनको दबा दिया था। वही जो दबाव था, वही दबाव यहाँ पर आपको इस पतन का कारण देखने को मिलता है, जो पतन हुआ था। डच कंपनी का जो नियंत्रण था, वो यहाँ पर कारण क्या था डचों का? क्योंकि डच यहाँ पर पतन के कारण तक क्यों पहुंच गए थे?
क्योंकि डच का जो नियंत्रण था वो सीधे डच सरकार के हाथ में था। जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं, क्लास शुरू होते से ही, कि डच जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सरकारी नियंत्रण में थी, यानी कि सरकार के द्वारा स्थापित एक कंपनी थी, एक चार्टर के द्वारा यहाँ पर परमिशन दी गई थी, और उसके बाद में यहाँ पर कुछ पैसा देकर, कुछ राशि देकर यहाँ पर बिजनेस करने के लिए डच सांसदों के द्वारा, संसद के द्वारा इनको भेजा गया था। तो इसलिए कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकती थी, अपना विस्तार नहीं कर सकती थी, यानी कि पूरा का पूरा जो परमिशन जो मिलती थी इनको, वो डच संसद के द्वारा मिलती थी। उसके बाद में ये अपने कदम को आगे बढ़ाती थी, यानी कि इनको कंप्लीट फ्रीडम नहीं थी। और यही फ्रीडम ना होने के कारण कंपनी को यहाँ पर पतन का, यानी कि डिक्लाइन का सामना देखना पड़ गया। यानी कि यही प्रमुख कारण था जिससे कि डच कंपनी यहाँ पर पतन तक आ गई थी, यहाँ पर उसका डिक्लाइन होने लगा था, क्योंकि हर बार यहाँ पर डच सरकार से उनको परमिशन लेनी पड़ती थी कुछ भी कार्य आगे बढ़ने के लिए, अपना विस्तार करने के लिए। अगर वो अंग्रेजों के साथ में दो दो हाथ करना चाहते हैं, बिजनेस में भी यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले डच सरकार से उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब परमिशन मिलेगी देन उसके बाद में ये अंग्रेजों के साथ में उस तरीके से कम्पीट कर पाते। तो इतना आसान नहीं था, बहुत टाइम लग रहा था, और इसी कारण से यहाँ पर डचों को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा। वो चीज अंग्रेजों के साथ में नहीं थी। अंग्रेज को कंप्लीट फ्रीडम, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको यहाँ पर कंप्लीट फ्रीडम के साथ भेजा गया था, और फ्रीडम के साथ में वो अपने निर्णय ले पाती थी। लेकिन अंग्रेजों, डचों के साथ में ये नहीं था। डचों को पूरी परमिशन डच संसद के द्वारा लेनी पड़ती थी, जो कि पतन का कारण यहाँ पर देखने को मिला, और इसके पतन हुआ। और इसके अलावा वह अपने प्रतिद्वंदी अंग्रेजों की तुलना में डच की जो नौसैनिक शक्ति थी वो बहुत कमजोर थी। यानी कि अंग्रेजों की जो नौसेना थी वो डचों की तुलना में बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। तो ये भी एक कारण था जो कि यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर जो युद्ध हुआ था कर्नाटक में 1759 का, 1759 में कर्नाटक में जो बेदरा युद्ध हुआ, बेदरा युद्ध में डचों की यहाँ पर हार होती है और ब्रिटिश यहाँ पर जीत जाते हैं। ब्रिटिश में उस समय यहाँ पर जो ब्रिटिश की तरफ से लड़ने वाला अंग्रेज जो अफसर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव के साथ में युद्ध होता है और उसमें डच यहाँ पर हार जाते हैं। तो यहाँ पर इनका जो एक पूरा पावर था वो कहाँ था, वो था दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर था। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ पर दक्षिण पूर्व एशिया पर अत्यधिक केंद्रित होने के कारण तो भारत में अंग्रेज व फ्रांसीसियों के साथ में ये निर्णायक जो एक कंपटीशन था, एक प्रतिस्पर्धा थी, उस कंपटीशन में ये नहीं रह सके थे, और इनका पूरा फोकस दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपों पर अत्यधिक केंद्रित रहा, यहाँ पे कि ये पहले से ही मसाला व्यापार कर रहे थे। और यहाँ पर बार बार डच संसद से जो परमिशन लेनी पड़ती थी उससे भी पतन का सामना इनको देखना पड़ गया है। तो आखिरी में इनका जो सामना हुआ वो अंग्रेजों के साथ में हुआ। कर्नाटक के बेदरा युद्ध में इनकी बहुत बुरी तरीके से हार हो जाती है, और हार होने के कारण ये यहाँ से अपना बिजनेस समेट लेते हैं। तो डचों का ज्यादातर ध्यान जो था वो यहाँ पर जो सुमात्रा, मलाया और इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र था वहां पर सबसे ज्यादा फोकस था। इसी कारण से ये अंग्रेज और फ्रांसीसियों के साथ में कंपटीशन नहीं कर पाए और ये दक्षिण पूर्वी एशिया की तरफ में चले गए। क्लियर हो गया। इनका जो स्थापित डचों ने भारत के अलावा श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलक्का यहाँ पर भी अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। यहाँ पे भी इन्होंने अपना जो बिजनेस थे वो यहाँ पर बनाए थे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मलक्का को भी यहाँ पर मलक्का पे भी अपना प्रभाव छोड़ दिया था डचों ने, यहाँ पे कि पुर्तगालियों को हराया था। उसके बाद में श्रीलंका पर भी डचों ने कब्जा कर लिया, लेकिन जैसे ही अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के साथ में ये फाइट नहीं कर पाए थे, और यहाँ पर इनकी शक्ति, नौसैनिक शक्ति भी कमजोर होने के कारण अंग्रेजों के साथ में नौसेना शक्ति फाइट नहीं कर पाई, और ये यहाँ पर अपना युद्ध हार जाते हैं। आगे चलते हैं।
तो डचों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर एक पूरा का पूरा एक शॉर्ट यहाँ पर कंप्लीट फैक्ट बता दिए, डच कैसे आए और किस युद्ध में जाकर इनका इनका जो बिजनेस था भारत में समाप्त हो गया। एक क्विक रिवीजन अपन यहाँ पर कर लेते हैं। 1595 से 96 के बीच में डच की तरफ से डी हाउटमैन, जो कॉर्नेलिस डी हाउटमैन भारत में आने वाला पहला डच नागरिक था। और उसके बाद में इन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी 1602 में, और 1605 में इन्होंने मसूलीपट्टनम, जो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। 1610 में एकमात्र किलाबंद यहाँ पर जो एक फैक्ट्री थी वो पुलिकिट में इन्होंने स्थापित की थी, है ना, गोल्ड्रिया गोल्ड्रिया की पुलिकिट में स्थापित की, जो कि एक किलाबंदी के रूप में एक फैक्ट्री स्थापित हुई थी। 1627 में बंगाल के पीपली में भी डचों की फैक्ट्री की स्थापना हुई। उसके बाद में 1664 में अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक अधिकार इनको दे दिया था। 1759 में इनकी बिदरा के युद्ध में अंग्रेजों के साथ में मुकाबला होता है और उसमें इनकी पराजय होती है, ये हार जाते हैं और हारने के बाद में इनका डिक्लाइन हो जाता है। तो ये था पूरा डचों पर, मैंने एक कंक्लूजन आपको यहाँ पर कंप्लीट कर दिया कि डच भारत में कब आए, कहाँ पर इन्होंने अपने जो केंद्र स्थापित किए, अपने कारखाने स्थापित किए, और कारखाने स्थापित होने के बाद में यहाँ पर इनका प्रमुख जो उद्देश्य था वो था वस्त्र व्यापार करने का, और वस्त्र व्यापार के बाद में ये यहाँ पर अपने आप को मसाला व्यापार में भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। और अंग्रेज आने के बाद में अंग्रेजों के साथ में इनकी प्रतिद्वंदता बढ़ जाती है, और प्रतिद्वंदता बढ़ने के कारण यहाँ पर अंग्रेजों के साथ में युद्ध होता है, उस युद्ध में ये हार जाते हैं। तो ये था पूरा का पूरा डचेस पर एक लेक्चर, जो कि मैंने आज आपको कंप्लीट कर दिया। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, जो कि तीसरी यूरोपीय कंपनी थी, जो थी ब्रिटिश यूरोपीय कंपनी, ब्रिटिश कंपनी थी, अंग्रेजों की जो कंपनी भारत में आई, उस पर हम अगला लेक्चर लेंगे, जिसमें कि मैं अंग्रेजों के ऊपर, ब्रिटिश के ऊपर पूरा कंप्लीट फैक्ट आपको बताऊंगा। तो इस लेक्चर को मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।